नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए संचालित हिंदी के 500 प्रश्नों की इस बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पूर्व में हम लोग कई कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं, एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं। चलिए आज हम लोगों की 18वीं कक्षा होगी। इस बिना विलंब किए इसकी शुरुआत करते हैं। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। प्रश्न संख्या 425 को देखने के बाद प्रश्न संख्या 426 पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अब यहाँ मुहावरों की चर्चा हो रही है कि दांतों तले उंगली दबाना। तो पहली बात तो मुहावरों के बारे में हम लोग ये जान लें कि मुहावरों की एक विशेषता ये होती है कि ये जिस अर्थों में प्रयुक्त होते हैं या वाक्य में जब ये प्रयुक्त होते हैं तो इनका विशिष्ट अर्थ होता है। अब दांत में उंगली दबाने का एक विशिष्ट अर्थ होगा। ये मुहावरों की विशेषता है। ये मुहावरों की विशेषता है कि इनका सामान्य अर्थ ना होकर के इनका अर्थ वाक्य में विशिष्ट हो जाता है। तो यहां दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या हुआ? विशिष्ट अर्थ होगा आश्चर्य प्रकट करना, अर्थात उत्तर डी सही होगा। और इसी उत्तर डी के साथ हम चाहेंगे कि कुछ अन्य मुहावरे के बारे में भी आप जानें। और जैसा कि पूर्व की भांति हम एक बार फिर आपसे पुनः निवेदन करेंगे कि आप कापी कलम लेकर के बैठे हों तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा कोई भी तरीका आपके पास हो जिससे कि आप इन शब्दकोश को, इस शब्द भंडार को आप अपने पास सुरक्षित रख लें, जिससे कि आपके पास पर्याप्त रूप से परीक्षोपयोगी एक बृहद सामग्री इकट्ठा हो जाए। चलिए देखते हैं। आंख उठाना, क्रोध से देखना, आंख चुराना, छिपना, आंख मारना, इशारा करना, ये मुहावरे हैं। यानी कि मुहावरे जैसे ही वाक्यों में प्रयोग होते हैं, वो वाक्यांश जो वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं और उनका सामान्य अर्थ ना होकर के विशिष्ट अर्थ लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने वाक्यांश कहा तो मुहावरे और कहावतों में यह विशिष्ट अंतर है जो हम लोग इस हिंदी के पेड लेक्चर में इसकी चर्चा किए हुए हैं कि क्या मुहावरे होते हैं, क्या कहावतें होती हैं, दोनों में समानता क्या और दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ मुहावरे जो ऐसे वाक्यांश जो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद या उनका विशिष्ट अर्थ होता है और विशिष्ट अर्थों में ही वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। तो दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का जो विशिष्ट अर्थ है वो क्या है? आश्चर्य प्रकट करना। ऐसे ही आंख मारना, इशारा करना, आंख तरसना, देखने के लिए ललायित होना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उदक, वारी, पावक, अम्बु। तो पावक के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ये तो पानी का क्या हो जाएगा? ये पर्यायवाची होगा या विलोम होगा?
निश्चित रूप से यह क्या हो जाएगा, पानी का विलोम हो जाएगा। क्यों विलोम होगा? क्योंकि पावक आग का पर्यायवाची है, तो आग और पानी एक दूसरे के विपरीत है, प्रकृति से ही विपरीत है, एक शीतल है और एक ठीक। तो कुछ अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में भी आप जाने, जैसे आश्रय, आश्रम, आयुष्मान, आयु, आम, आभूषण, आपत्ति, आनंद। तो ये कुछ अन्य पर्यायवाची हैं। आश्रय का अवलंब, सहारा, आधार, प्रश्रय, आश्रय, आश्रम का कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा। देखिए कभी कभी आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर ऐसे आ जाता है और आप पूरा नहीं पढ़ते हैं। निश्चित रूप से पूरा नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कि यहाँ पर हम लोगों की कक्षा का, हम लोगों के क्लास का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपका अभ्यास कराया जाए, न कि प्रश्नों की बृहद व्याख्या हो। बृहद व्याख्या हम लोग करते हैं जहाँ आवश्यक होता है, लेकिन जो आपको याद करने की चीज़ है वो सीधे सीधे आपको समर्पित कर दिया जाता है कि आप इसको किसी तरीके से कोई उपाय करके आप इन शब्द भंडार को अपने पास सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो आपका अधिक से अधिक अभ्यास कराना है। विषयों की चर्चा के लिए एक पेड क्लास हमारा तैयार है, आप वहां जाकर के विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? डूबते को तिनके का सहारा। मुहावरे का अर्थ है अब कोई डूब रहा है तो उसको तिनका मिल जाएगा तो उससे तो तैरेगा नहीं। ये कहानी है अकबर और बीरबल की, कि एक बार बीरबल से कहा गया कुछ कोई इस तरीके का प्रसंग था। पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, उसका आधा ही अंतिम ही सुनाएंगे। तो बीरबल जो है जाकर के कड़कड़ाती जाड़े में वो एक तालाब में खड़े हो गए और रात भर वो तालाब में खड़े रहे। अगले दिन पूछा गया तो बीरबल ने कहा कि महाराज वो जो आपके घर की खिड़की से या रोशनदान से जो दीपक आ रहा था, दीपक की लौ जो आ रही थी, यानी दीपक जो जल रहा था उसका जो प्रकाश आ रहा था, उसी के सहारे हमने पूरी रात बिताई है। तो सम्राट अकबर को अपने गलती का एहसास हुआ। ये कहानी आप भी सुने होंगे। तो ऐसा नहीं होता कि अब वहाँ अटारी पे या अट्टालिका पे दीपक जल रहा हो और यहाँ तालाब में खड़ा आदमी, कड़कड़ाती जाड़े की रात में खड़ा आदमी तालाब में खड़ा होकर के रात बिता ले, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? तो इसका निश्चित रूप से कुछ न कुछ विशिष्ट अर्थ होगा, जैसा कि मुहावरे की परिभाषा कहती है। तो विशिष्ट अर्थ ये होगा कि संपूर्ण निराशा हो, घोर निराशा हो, उसमें भी आशा की एक झलक होना डूबते को तिनके का सहारा कहलाता है। यहां पर जो हम प्रयुक्त करते हैं वो डूबते को तिनके का सहारा वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। अतः हमारा उत्तर सी सही होगा। आगे बढ़े इससे पहले कुछ अन्य मुहावरों के बारे में भी हम लोग देखना चाहेंगे, जैसे कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, कलई खुलना, पोल खुलना, कमर कसना। कार्य को आप लोग भी अब कमर कस लीजिए, कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ करने के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए। अब कार्य क्या है? ये गोल आप तय किए होंगे, गोल आपका होगा। चूंकि एक चीज है, गोल हम इसलिए नहीं तय कर सकते क्योंकि दूसरे के सपने कभी पूरे नहीं होते, सपने हमेशा अपने ही पूरे होते हैं। तो जब आप सपने देखे होंगे तो सपनों को पूरा करने के लिए कमर कस लीजिए, ठीक। और सकारात्मक रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, तैयारी में लगे रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहां किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? जैसे एक मैं दोहा पढ़ता हूं, दिनकर जी की पंक्तियां हैं कि पायल की पहली झनक सृष्टि में कोलाहल छा जाता, पढ़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दब जाता है। ठीक। तो यहां जब वर्णन को चढ़ा बढ़ा करके किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अलंकार के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि अलंकार शब्दों के माध्यम से भी जो अलंकार का सीधा सा अर्थ होता है आभूषण, और यह साहित्य को आभूषित शब्दों के द्वारा भी किया जाता है, अर्थ के माध्यम से भी किया जाता है, और कहीं कहीं शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के साहित्य को अलंकृत करते हैं, आभूषित करते हैं। तो वहां पर उभय अलंकार होता है, यानी शब्द के माध्यम से जहां चमत्कार पैदा हो शब्दालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा हो अर्थालंकार, और जहां दोनों के माध्यम से चमत्कार पैदा हो यानी कुछ विशिष्टता उत्पन्न हो, आभूषित हो, साहित्य हमारा समृद्ध हो, अलंकृत हो, उभय अलंकार होता है। एक और उदाहरण देख लीजिए कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अभी हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लगी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि सारी लंका जर गई। पूंछ में आग लगी नहीं और सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। तो ये क्या हो गया? ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गई। हालांकि लंका जरी, तो अतिशयोक्ति अलंकार का एक सबसे बड़ा आधार यह भी है कि इसमें कुछ सच्चाई रहती है और उसी के वर्णन को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है?
कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हों और जिनके बिना, इस प्रश्न के मूल को समझिए, प्रश्न के भाव को समझिए, हमको यदि सुन रहे हैं तो कंसंट्रेट होकर के उसको समझिए, आप उत्तर आपके पास से आएगा। यह मेरा दावा है कि यदि आप समझ गए तो उत्तर आपके पास से आएगा। यानी कि जो ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र हों और जिनको उच्चारित करने के लिए किसी की आवश्यकता न हो, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, यानी कि व्यंजन के उच्चारण में वो सहायक होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं। निश्चित रूप से हम लोग दो की बात करते हैं, और ये दो कौन कौन से हैं, अनुस्वार और विसर्ग। और अनुस्वार की बात क्या आती है, अनु माने पीछे चलना और स्वर माने स्वर, यानी स्वर के यह पीछे चलता है। तो सबसे पहले अयोगवाह के बारे में जान लीजिए। जो योग न होने पर भी साथ में रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह दो होता है, एक अनुस्वार होता है, दूसरा विसर्ग होता है। तो इसमें क्या होगा कि स्वर के बाद जो आए और जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है अनुस्वार कहलाता है, और विसर्ग यह भी स्वर के बाद आता है और जिसकी ध्वनि क्या होती है, यह जैसे मनः, इसकी भी ध्वनि किसके साथ निकलती है। और ये अयोगवाह इसलिए है, ये अयोगवाह इसलिए है कि ये योग न होने पर भी साथ में रहता है। और विशिष्टता यह है कि न तो यह स्वर है और न ही व्यंजन है। और ये इसलिए जानना आपको जरूरी है कि अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न तो व्यंजन है, क्योंकि जब संधि हम लोग पढ़ते हैं तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, विसर्ग संधि। तो अब देख लीजिए, जहां स्वर का स्वर से मेल हो स्वर संधि, जहां व्यंजन का व्यंजन से और स्वर से मेल हो वहां व्यंजन संधि, यानी स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि, स्वर का व्यंजन से और व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, यानी कि व्यंजन में व्यंजन तो मिलेगा ही, स्वर भी मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। लेकिन हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह भी है, जो न तो स्वर है न तो व्यंजन है, और इस अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग दोनों है। तो यहां पर इसके लिए अलग नियम बनाया गया जिसको कहा गया विसर्ग संधि, यानी कि इसके साथ स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है, तो इसके लिए एक अलग नियम बनाया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह, यह पूर्ण विराम, तो निश्चित रूप से यह निर्देशक चिन्ह हो गया, उत्तर डी होगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए यहां पर उपरोक्त, उपर्युक्त, तो यहां पर उपर्युक्त नहीं होता, क्या होता है, र जो है ऊपर रहता है। तो क्या इस तरीके का यहां उपर्युक्त, यह भी गलत होगा, तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, उपर्युक्त। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कुछ अन्य अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों को हम लोग शब्दों को देखेंगे, जैसे मणिगण का, मुनिगण, महत्व का। अब अक्सर वर्तनी अशुद्धि में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ये जब महत्व लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। जब भी इस तरीके महत्व हमको लिखना होगा तो हम लोग त को बिना हलंत वाले त का द्विरुक्ति हम लोग करते हैं, तब जाकर के हमारा शुद्ध होता है, और ये होता है महत्व। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। भाववाचक संज्ञा क्या है, तो पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, लेकिन बंधु से बंधुत्व जो है, बंधुत्व एक भाव का बोध कराता है, विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ाने वाली। तो यहां बंधुत्व क्या है, बंधुता या बंधुत्व एक तरीके का भाव है, बंधुत्व। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, बंधुत्व। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से सीधा का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में भी होगा, विशेषण के भी रूप में होगा, संज्ञा के भी रूप में होगा, लेकिन सर्वनाम के रूप में नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम निश्चित हैं और इसका प्रयोग जो है क्रिया विशेषण, संज्ञा और विशेषण के ही रूप में होगा और सर्वनाम के रूप में नहीं हो सकता। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नों वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, यानी जिससे विशेषण का संबंध हो। रमा अच्छा गाती है, ठीक, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा
चित्र बनाती है? धीरे धीरे बोलो। कैसे बोलो? धीरे धीरे बोलो। तो सही उत्तर जो हमारा होगा वो सी होगा। दिए गए वाक्यों में विशेषण युक्त वाक्य क्या है? सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? परिमाणवाचक का उदाहरण नहीं है। अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब और 10 लीटर पानी। इसका उत्तर हम लोग देख लें तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यह संख्यावाचक है, परिमाणवाचक नहीं है। ये कौन सा है? संख्यावाचक है। अब थोड़ा सा संख्यावाचक के बारे में हम लोग जान ले तो यह दो तरीके से होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित हो, उसे निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। और अनिश्चित में इससे, इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित रूप से बोध नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये जो हमारा उत्तर है वह अनिश्चित संख्यावाचक होगा। अतः उत्तर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ा। तो यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में तेज का प्रयोग हुआ है, लेकिन बहुत का प्रयोग किस रूप में हुआ है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, लेकिन इस तेज की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? प्रविशेषण। यानी कि जो ये बहुत है यह प्रविशेषण है, प्रविशेषण। और तेज क्या हो जाएगा? तेज जो है विशेषण हो जाएगा। तो उत्तर ए हमारा सही होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वह तो घर, खाली स्थान, बैठा था। अब यहां पर यह पूछ रहा है कि उपर्युक्त अव्यय और उसका भेद क्या होगा? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा अव्यय का चुनाव किया जाएगा और वो कौन से रूप में होगा, यानी उसका भेद क्या होगा? तो यहां पर के बाहर, घर के बाहर यानी स्थानवाचक होगा, या में अधिकरण कारक होगा, या के सामने समुच्चय बोधक होगा, या के भीतर। तो वह घर के भीतर बैठा था और संबंध बोधक अव्यय के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अतः उत्तर हमारा डी सही होगा। थोड़ा सा प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय के बारे में यह जान लिया जाए कि जिन अव्यय शब्दों के संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को हम लोग संबंध बोधक अव्यय के रूप में जानते हैं। अतः दूसरे शब्दों में समझिए कि जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर के वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हो, या संबंध का बोध कराते हो, या संबंध बताते हो, वे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे बाद, भर, के ऊपर, की और कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से, पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए, दूर, पास, अंदर, बाहर। ये क्या हो गए? इन शब्दों से वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ या दूसरे वाक्य के साथ क्या होता है? संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। ये संबंध बताते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? निश्चित रूप से उत्तर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। संस्कृत शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम लोग देख लें। नेत्री मूल शब्द है, इसका पुल्लिंग हो गया नेता और स्त्रीलिंग हो गया नेत्री। दात्री, इसका पुल्लिंग हो गया दाता और स्त्रीलिंग हो गया दात्री। धात्री का पुल्लिंग हो गया धाता और धात्री स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए वचन बदलें। मतलब घर और लोग, इन दोनों का वचन बदलना है। तो अब ये यदि एक वचन में है या बहुवचन में है तो इसके वचन को बदलना है। तो क्या होगा? तो थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे, सीधा सीधा उत्तर लेने से पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे कि गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है। ऑप्शन ए हम लोगों ने देखा। अब दूसरा ऑप्शन देख लें, गरीब घरों के लोगों, तो ये तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन हम लोग देख लें, गरीब घरों के लोग। तो जैसे ही यहां हम बहुवचन करते हैं तो यहां भी हमें स्पष्ट होता है कि कुछ कमी छूट रही है, कुछ ऐसा है जो छूट रहा है। तो लोग नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ दूसरा होना चाहिए। तो ये भी हो गया। अब यहां पर ये दे रहा है डी का, गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय। ये कुछ ठीक लग रहा है, यानी कि ऑप्शन ए
और ऑप्शन डी, इन दोनों में से ही एक हम लोगों को रखना है। अब दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। गरीब घरों के लोगों का जीवन या गरीब घर के। अब जैसे ही यहां हम लोग गरीब घरों लिख रहे हैं, गरीब घरों के लोगों का, तो यह समझ में आ रहा है कि यहां गरीब घरों का मतलब संपूर्ण समाज की एक संपूर्णता की बात हो रही है। लेकिन गरीब घर तो यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं यह एकाकी हो जा रहा है, सामूहिक रूप से यह सामूहिक प्रयास नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर जब हम लोग बात करेंगे और वाक्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे तो इसका संदर्भ यही निकलता है कि उत्तर हमारा ए सही होगा और इसके अनुसार यह होगा कि गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। अब काल का जो रूप हम लोग देखेंगे तो इस काल का जो रूप है वो क्या है, वह हेतु हेतु मत भूतकाल है। यानी कि एक क्रिया नहीं होती तो दूसरी क्रिया भी, संभावना है कि दूसरी क्रिया भी नहीं होती। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि ये क्या होता है, संदिग्ध या पूर्ण या सन्न अपूर्ण, ये होता क्या है। तो ये भूतकाल के भेद हैं और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 6। सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मत भूत। थोड़ा सा दो लाइन, आप परेशान ना हो, दो लाइन इसकी व्याख्या करेंगे, बड़ी लंबी व्याख्या इसकी नहीं होगी। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का स्पष्ट बोध हो, सामान्य भूत उसको कहते हैं। आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से अभी अभी मतलब तत्काल निकट में ही क्रिया का होना प्रकट होता है, आसन्न भूत होता है। जैसे बच्चा आया है, श्याम ने पत्र लिखा है। अपूर्ण भूत क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो, जैसे बच्चा आ रहा था, तो यह अपूर्ण भूत हो जाएगा। पूर्ण भूत यह कहता है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत गए, जैसे बच्चा आया था, श्याम ने पत्र लिखा था, यह पूर्ण भूत होगा। संदिग्ध भूत की बात यह होती है कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो किंतु कार्य के होने में संदेह उपस्थित हो, जैसे मैंने सामान वहीं रखा होगा या बच्चा आया होगा, यह संदिग्ध भूत हो गया। हेतु हेतु मत भूत क्या कहता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि क्रिया के जिस रूप से बीते समय में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना आश्रित हो, उसे हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता। यदि बारिश हुई होती तो सूखा नहीं पड़ता, यानी एक क्रिया हुई होती तो दूसरी क्रिया उसी पर आश्रित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूत हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य। तो सीधा सा इसका उत्तर है कि यह बी है, आम खाया जाता है। वाक्य में आम कर्म है और इसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा हम लोग ये जान लें कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्म के लिंग और वचन पुरुष के अनुसार शामिल किए जाते हैं, अनुसार हो, तो यह कर्मवाच्य कहलाता है। अथवा दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा वही है, थोड़ा सा सरल हो गया है कि क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता प्रधान नहीं है बल्कि कर्म की प्रमुखता है, कर्म प्रधान है। जैसे मीरा ने दूध पिया, मीरा ने पत्र लिखा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है, उपसर्ग से जो संबंधित सूत्र है वो प्रादयः। उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है, प्रादयः उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। ठीक, और उपसर्ग की तरह कुछ अव्यय भी प्रयुक्त होते हैं। थोड़ा सा इस सूत्र के बारे में हम लोग जान ले कि जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं, उनको हम लोग उपसर्ग के रूप में समझते हैं। और इनके द्वारा धातु का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है। त्र, परा, अय, सम, अनु, अव आदि ये उपसर्ग है। और उपसर्ग की तरह कुछ अव्यय भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे सह, सहोदर, सहयोगी, सहकर्मी। अद्य, अद्य का संदर्भ जो है नवीन के अर्थों में अद्यतन, अद्यावधि पुरुष का आगे, पूर्व का पहले। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या है, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। यात्री अत्यंत दूर से आए, बेफिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो सही उत्तर क्या होगा, डी,
मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। इसी तरीके से विशेषण संबंधी कुछ और अशुद्धियों के बारे में हम लोग जान लें। जैसे यह एक गहरी समस्या है तो गहरी नहीं होगा, समस्या है तो समस्या के साथ विशेषण का जो प्रयोग होगा वो गंभीर होगा। गंभीर समस्या है तो यह विशेषण संबंधी अशुद्धि है। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो भीड़ भारी भरकम नहीं होती, क्या होता है, बहुत या बहुत भारी। ठीक, इसका कोई अर्थ नहीं। कोई की जगह पे क्या विशेषण होगा, कुछ भी। ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? राजस्थानी से संबद्ध बोली कौन नहीं है? मगही। क्यों? क्योंकि यह बिहारी बोली का एक अंग है। मगही मैथिली अंगिका ये बिहारी का एक अंग है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाकी शेष विकल्प जो है वो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती या राजस्थानी के अंग हैं, लेकिन मगही जो है बिहारी का अंग है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो विद्यापति की जो पदावली है वह मैथिली भाषा में लिखी गई है। आंसर डी हमारा सही होगा। और इसी के साथ साथ हम कुछ ये भी जान लें कि हिंदी की जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं या उन रचनाकारों के नाम जान लें। जैसे रस रहस्य कुलपति मिश्र ने लिखा, प्रद्युम्न चरित सुधीर अग्रवाल ने, स्वर्गारोहण विष्णुदास ने, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास और छिताई वार्ता नारायण दास ने लिखा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अनंत शब्द का संधि विच्छेद होगा। अनंत शब्द का क्या संधि विच्छेद होगा? तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो मिलन स्थल है वो यही है, यानी कि अ अंत में है लेकिन यहां न के साथ नहीं मिलेगा क्योंकि न पूर्ण है। और जैसे ही यहां न के साथ अ नहीं मिलेगा क्योंकि यहां न में अ छुपा हुआ है, तो अ और अ जैसे ही मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। लेकिन यहां पर दीर्घ स्वर संधि नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है, यहां पर व्यंजन संधि है। अतः न में अ लोप नहीं है, वहां पर न से अ निकल गया है, तो हमारा शुद्ध रूप क्या होगा, अन धन अंत, अनंत। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण देख लिया जाए व्यंजन संधि के। उदाहरणों के बारे में आप लोग जान लें। इसके जैसे सत, धन, उपयोग, सदुपयोग, यानी कि व्यंजन के साथ, व्यंजन का या व्यंजन के साथ स्वर का जब संधि होता है या मेल होता है तो उसको हम लोग संधि के रूप में समझते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अनविक्षा का संधि विच्छेद होगा। अनविक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? अनवधन इच्छा, अनधन विक्षा या अनधन विक्षा। तो सही रूप इसका क्या होगा, अनुधन इच्छा इसका सही रूप होगा। और यह क्या है, इको यणची यानी यण स्वर संधि का यह एक उदाहरण है। और यण स्वर संधि क्या कहता है कि यदि हरस्व ई उ री हरस्व हो या दीर्घ हो, ई उ री के बाद कोई भी असवर्ण यानी अवर्ण या भिन्न स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर य, उ या उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। तो अनुधन इच्छा अ के साथ क्या आया है, लघु आया है, और इसके साथ भिन्न स्वर आया है यानी ई आया है। तो यहां उ के स्थान पर क्या हो गया है, वह हो गया है। अब क्या हो जाएगा, ये अनविक्षा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण के बारे में हम लोग जान लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तिरंगा, सुख दुख, गृह प्रवेश, अंधकूप। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर ए होगा, क्योंकि कर्मधारय समास क्या कहता है कि जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। कुछ उदाहरण देख लें। लाल मणि, लाल है जो मणि, यह कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महादेव, महान है जो देव। अधमरा, आधा है जो मरा। परमानंद, परम है जो आनंद। नवयुवक, नव है जो युवक। इसी के साथ हम लोगों की आज 25 प्रश्नों की यह श्रृंखला, आज की यह कक्षा में यह श्रृंखला समाप्त होती है। फिर हम लोग आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है।
जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।